नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग समाजवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, जिसमें पूंजीवाद किसे कहा जाता है या कौन सी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं क्या हैं, गुण एवं दोषों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में समाजवाद की विशेषताएं, गुण एवं दोष तथा समाजवाद की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन करेंगे। तो जान लेते हैं समाजवाद की परिभाषा क्या है या समाजवाद किसे कहा जाता है। तो समाजवाद का उदय जो मुख्य रूप से हुआ है, इसके उदय का कारण पूंजीवाद की एक वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली के रूप में हुआ है। समाजवाद के संबंध में अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों का एक मत नहीं है। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबके अलग अलग मत हैं। इसलिए एक लेखक हैं प्रोफेसर जोड, जिन्होंने बताया है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका रूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है। अर्थात समाजवाद का अपना कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसके स्वरूप में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन होता रहता है। तो अगर परिभाषा की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि समाजवाद जो है एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है। अब उत्पत्ति के भौतिक साधन कौन हैं? जैसे मशीनरी, उपकरण, संरचनात्मक पूंजी और प्राकृतिक पूंजी, इन सब पर सामाजिक स्वामित्व होता है तथा उनका संचालन सामान्य योजना के अंतर्गत संपूर्ण समाज के प्रतिनिधि एवं उनके प्रति उत्तरदायी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसा नियोजन एवं सामाजिकृत उत्पादन के लाभों के अधिकारी होते हैं। मतलब सभी उत्पादन करते हैं और सभी उत्पादन का लाभ कमाते हैं। इसी प्रकार से अगर अन्य रूपों में कहा जाए तो समाजवाद समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है। अर्थात समाजवाद में सिंपल कहा जा सकता है कि उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर जो है पूरे समाज का स्वामित्व होता है तथा समाजवाद आर्थिक प्रणाली का संचालन जो है एक सामान्य योजना के अंतर्गत होता है। संपूर्ण समाज के प्रतिनिधि एवं उसके प्रति उत्तरदायी संस्थाओं के द्वारा इसका क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समाजवाद आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत स्वामित्व हम लोग कहाँ जाने थे? तो इसके पहले वाली क्लास में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तो समाज पर जो है स्वामित्व जो है पूरे समाज का होता है, सामाजिक स्वामित्व होता है तथा उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होता है? पूरे समाज एवं सामूहिक हित के लिए किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था? व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता था, और यहाँ क्या हो रहा है? समाज एवं सामूहिक हित में कार्य किया जाता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय का जो है न्यायपूर्ण ढंग से वितरण किया जाता है, जिससे क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं किया जाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है, वहाँ मानव का शोषण किया जाता है। इसलिए समाजवादी व्यवस्था का उद्भव जो है पूंजीवाद की एक वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली के रूप में हुआ है। अब विशेषताएं क्या हैं, इन विशेषताओं को जान लेते हैं। तो विशेषताओं की अगर बात की जाए तो पहली विशेषता है उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक स्वामित्व। तो अभी हम लोग परिभाषा में जान चुके हैं कि समाजवाद की नींव ही इसी विशेषता पर आधारित है कि आर्थिक प्रणाली में जो भी उत्पत्ति के साधन होते हैं, जैसे मशीनरी, उपकरण,
संरचनात्मक पूंजी या प्राकृतिक पूंजी, इन सब पर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर समाज का पूरे सामूहिक स्वामित्व होता है। समाज में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग जो है सामाजिक कल्याण करने वाले कार्यों के लिए किया जाता है तथा इनसे जो लाभ की भावना होती है वह शून्य होती है, लाभ को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा जो साधनों का स्वामित्व है इसका नियमन एवं नियंत्रण, कंट्रोल और रेगुलेशन जो है वह राज्य द्वारा किया जाता है, जिसके कारण पूंजीवादी व्यवस्था की भांति जो है यहाँ आर्थिक शोषण की कोई संभावना नहीं है तथा सामाजिक कल्याण में ऐसी स्थिति में वृद्धि देखने को मिलती है और समाजवाद में अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना राजकीय कार्यों का जो है वह मुख्य उद्देश्य बन जाता है। तो उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक जो है वह नियंत्रण होता है या स्वामित्व होता है। दूसरी विशेषता में उत्पादन एवं वितरण क्रियाएं राज्य द्वारा संपादित होती हैं। तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में जो है उत्पादन एवं वितरण संबंधी जो क्रियाएं हैं वह सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में होती हैं। क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा तथा उत्पादन का समाज में किस प्रकार से वितरण होगा, इन सब संबंधी जो फैसले हैं वह सरकार द्वारा अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना के आधार पर किए जाते हैं। समाजवाद में जो है शोषण की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि श्रमिक अपनी योग्यता अनुसार श्रम का जो है प्रतिफल प्राप्त करता है, सरकार श्रम का प्रतिफल देती है। इससे समाजवाद में शोषण की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तीसरी विशेषता में है निजी संपत्ति का अति सीमित अधिकार। तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर राज्य के स्वामित्व का मतलब यह नहीं है कि निजी संपत्ति पर जो अधिकार है वह पूर्णतः नगण्य हो गया या खत्म हो गया है। तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में निजी संपत्ति के अधिकार तो हैं लेकिन सीमित अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि रहने के लिए मकान एवं अन्य आवश्यक सामग्री जैसे निजी संपत्ति रखने का अधिकार समाजवादी प्रणाली में व्यक्तियों को होता है। बहुत ज़्यादा निजी संपत्ति रखने का अधिकार यहाँ नहीं होता है। अपना मकान बेचकर अतिरिक्त आय एवं लाभ प्राप्त करने का अधिकार जो है समाजवादी प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। अगली जो विशेषता एक केंद्रीकृत नियोजित संस्था या सत्ता। तो समाजवादी प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए एक केंद्रीकृत नियोजित संस्था गठित की जाती है। यह संस्था जो है उत्पादन वितरण संबंधी महत्वपूर्ण फैसले लेती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित होता है। और यह संस्था या सत्ता जो है सरकार के रूप में कार्य करती है, जिसे सरकार कहा जा सकता है। अगली विशेषताओं में देखें, अगली विशेषता है आर्थिक नियोजन। तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में जो है इसमें पूंजीवादी प्रणाली के विपरीत जो है सामाजिक आर्थिक प्रणाली सामूहिक शक्ति वाली होती है। इसमें समाज में केंद्रीकृत नियोजित सत्ता, समाज में उपलब्ध जो साधन होते हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए नियोजन का सहारा लेती है। नियोजन की इस प्रक्रिया में केंद्रीय नियोजित सत्ता जो है उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनियोग एवं पूंजी आदि से संबंधित फैसले लेती है और यह फैसले जो है समाज कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। तो नियोजित संस्था जो है वह आर्थिक नियोजित संस्था उत्पादन, उपभोग, वितरण एवं निवेश से संबंधित जो निर्णय है वह लेती है। इसके अलावा कीमत संयंत्र की गौण भूमिका। तो इसमें जो होती है पूंजीवादी की भांति समाजवाद में कीमत
का निर्धारण जो है कीमत संयंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा नहीं बल्कि सरकार स्वयं अपने अनुभव के आधार पर करती है। तो यह विशेषता महत्वपूर्ण है। यहाँ कीमत संयंत्र या कीमत का निर्धारण जो है सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन पूंजीवादी प्रणाली में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। अब सरकार जो कीमत निर्धारण करती है वह कीमत जो है स्वयं उत्पादन लागत एवं सामाजिक हित को ध्यान में रखकर सरकार कीमत का निर्धारण करती है। इसी प्रकार से अगली विशेषता में है आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता या विषमता की समाप्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है निजी संपत्ति के अधिकार, व्यक्तिगत लाभ की अनुपस्थिति होती है। निजी संपत्ति बहुत सीमित मात्रा में व्यक्ति रख सकता है। उत्तराधिकार के नियम की समाप्ति के कारण जो है समाजवादी आर्थिक प्रणाली में धन के वितरण की असमानताएं समाप्त हो चुकी हैं, जिससे उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक या सामाजिक स्वामित्व होने के कारण आर्थिक समानताएं बढ़ी हैं। समाजवादी प्रणाली में आय का जो मुख्य स्रोत है वह श्रमिक की मजदूरी है तथा समान कार्य के लिए समान मजदूरी का सिद्धांत यहाँ अपनाया जाता है। मजदूर की मजदूरी का निर्धारण जो है समाजवादी प्रणाली में वह योग्यता अनुसार किया जाता है। इस प्रकार से जो योग्यता के अंतरों के कारण जो है समाजवादी प्रणाली में मजदूरों की जो मजदूरी है उसमें भिन्नता होती है, जिसके कारण कहीं कहीं आर्थिक विषमता भी देखने को मिलती है। यह विशेषता जो है आर्थिक समानता एवं आर्थिक विषमता की बात करता है। शोषण का अंत। तो समाजवादी प्रणाली में जो है उत्पत्ति के साधनों पर क्या होता है, सामाजिक स्वामित्व होने के कारण न्यूनतम आर्थिक विषमताएं होती हैं, जिसके कारण समाज दो वर्गों में संपन्न एवं विपन्न या निर्धन एवं गरीब वर्गों में विभाजित होता है, जिससे साथ ही क्या होता है, वितरण व्यवस्था पर सरकार का स्वामित्व होता है, जिसके कारण मानव द्वारा मानव के शोषण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अगली जो विशेषता है प्रतियोगिता का अंत। तो सब पूंजीवादी प्रणाली में क्या होता है, प्रतियोगिता ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ उत्पादन एवं वितरण पर जो है सरकार का अधिकार एवं नियंत्रण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है धीरे धीरे। अगला है अनर्जित आय का अंत। तो समाजवादी प्रणाली में उत्तराधिकार के नियमों की समाप्ति के कारण किसी भी व्यक्ति को जो है अनर्जित आय प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं रहती है। इस आर्थिक प्रणाली में जो है श्रम सर्वोच्च होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करके आय अर्जित करता है। इस प्रकार से पूंजीवादी प्रणाली के विपरीत जो है संसाधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन जो है या संचालन सामाजिक हित को ध्यान में रखकर स्वयं सरकार द्वारा किया जाता है, जिसके कारण व्यक्तिगत हित, प्रतियोगिता, शोषण, आर्थिक विषमता उत्पन्न नहीं होती है या देखने को नहीं मिलती है समाजवादी व्यवस्था में। अब समाजवाद का मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो समाजवाद का मूल्यांकन जो है समाजवाद की सफलताएं एवं असफलताओं को देखकर किया जा सकता है। तो अगर समाजवाद की सफलताओं की बात की जाए या गुण की बात की जाए, तो अगर समाजवाद की सफलताओं की बात की जाए तो इसमें जाना जा सकता है कि समाजवाद की किन किन विशेषताओं के कारण समाजवाद जो है एक सफल आर्थिक प्रणाली के रूप में देखने को मिलता है, या किन गुणों के कारण एक सफल आर्थिक व्यवस्था है। तो इसके अंतर्गत क्या गुण हैं जान लेते हैं। उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग संभव है। साथ ही नियोजन द्वारा जो है संसाधनों को कम उत्पादकता एवं वांछित क्षेत्रों से निकालकर अधिक उत्पादकता वाले, अधिक सामाजिक हित वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है।
अगला जो गुण है व्यापार चक्रों की समाप्ति एवं आर्थिक स्थायित्व। तो समाजवाद में जो है केंद्रीय नियोजन के कारण तथा उपभोग एवं उत्पादन क्षेत्र में समन्वय के कारण अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन एवं कम उत्पादन की कोई संभावना नहीं रहती है। ना तो अति उत्पादन होता है और ना ही कम उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व बन जाता है। इसके अलावा केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा आर्थिक क्रियाओं का निष्पादन जो है वह पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अनिश्चितता, असंतुलन एवं अंतर्विरोध उत्पन्न नहीं होता है। अगली जो गुण या विशेषता है सफलताओं के लिए आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय। समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक या सामाजिक स्वामित्व होने के कारण आय एवं संपत्ति के वितरण में विषमताएं नहीं पाई जाती हैं। समाजवाद में उत्तराधिकार के नियम की अनुपस्थित होने के कारण समाजवाद के सभी वर्गों को अपनी योग्यतानुसार कार्य करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। और अगली जो विशेषता है वह है वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष की समाप्ति यहाँ देखने को मिलती है। तो समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन क्रियाओं पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण धन के आधार पर समाज का विभाजन संभव नहीं होता है, जिससे क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक होता है जिसे अपनी योग्यता अनुसार कार्य एवं मजदूरी प्राप्त होती है। इस प्रकार समाजवाद में केवल एक ही वर्ग अर्थात कह सकते हैं कि लेबर क्लास होता है, जिसके कारण समाज में द्वेष एवं वर्ग संघर्ष की कोई संभावना नहीं देखने को मिलती है। तो समाजवाद में सिर्फ और सिर्फ लेबर वर्ग देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अगली विशेषता है वह है सामाजिक परजीविता का अंत। सामाजिक परजीविता के अंत में इसमें पूंजीवाद में जो है उत्तराधिकार के नियम की उपस्थिति के कारण धनी एवं संपन्न व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को जो है अनर्जित आय प्राप्त होती थी, जिससे वह गरीब एवं विपन्न लोगों का शोषण करते थे, ज़्यादा संपत्ति प्राप्त हो जाती थी। किंतु समाजवाद में अनर्जित आय का कोई स्थान नहीं है, इसलिए समाजवादी प्रणाली में आय अर्जन का मुख्य स्रोत श्रमिक की स्वयं मजदूरी है, वह अपनी योग्यता अनुसार प्राप्त करता है। अगली जो विशेषता है वह है आर्थिक शोषण की समाप्ति। तो यहाँ क्या होता है, आर्थिक शोषण की समाप्ति हो जाती है। आर्थिक शोषण की समाप्ति का जो मुख्य कारण है, प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन में अपना योगदान देता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वह साधनों पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण मानव द्वारा मानव का शोषण कोई नहीं कर पाता है। बेरोजगारी का निराकरण यह गुण है एक। तो यहाँ पर क्या होता है, समाजवाद के अंतर्गत केवल बेरोजगारी की समस्या नहीं होती है, बल्कि बेरोजगारी की समस्या के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है, यह बात यहाँ देखने को मिलती है। ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा होता है क्योंकि अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर विभिन्न उत्पादन क्रियाएं जो होती हैं, उन उत्पादन क्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति रोजगार पा सकता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अवसर मिलता है। एकाधिकारी शक्तियों की समाप्ति, यहाँ एकाधिकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और प्रतियोगिता एवं अपव्यय की समाप्ति, और प्रतियोगिता की भी समाप्ति नहीं होती। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण दोनों पर सरकार का अधिकार एवं नियंत्रण होने के कारण जो है यहाँ प्रतियोगिता की कोई संभावना नहीं रहती। सरकार द्वारा स्वयं उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन मात्रा एवं वस्तु कीमत निर्धारित किए जाने के कारण समाजवाद में प्रतियोगिता जो है उत्पन्न ही नहीं होती है, जिसके कारण प्रतियोगिता पर होने वाला अपव्यय, जैसे विज्ञापन एवं प्रचार पर होने वाला व्यय जो है समाजवाद में समाप्त हो जाता है। तो यह कुछ बातें जो हैं समाजवाद की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। अब कुछ बातें जान लेते हैं समाजवाद की असफलता, क्यों असफल हुआ समाजवाद, या इसके क्या दोष हैं। पहला जो असफलता का कारण है वह है प्रेरणा का अभाव। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सर्वसत्तावादी अर्थव्यवस्था है, इसको कह सकते हैं, जिसमें
आर्थिक शक्तियों का सरकार के हाथों में केंद्रीकरण हो जाना जो है, सरकार द्वारा निर्देशित कार्य को संपादित करके केवल अपनी मजदूरी जो है श्रमिक अर्जित करता है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य बन जाता है। अधिक उत्पादकता और लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, इस व्यवस्था में प्रेरणा का अभाव देखने को मिलता है तथा इस व्यवस्था में नवीन आविष्कारों, उत्पादन तकनीकों आदि का विकास करने में व्यक्ति प्रोत्साहित अनुभव नहीं करता है, जिससे क्या होता है, यह संभावना शून्य हो जाती है और व्यक्ति उदासीन श्रमिक बनकर ही रह जाता है। तो प्रेरणा का अभाव रहता है, कुशलता एवं उत्पादकता में कमी हो जाती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में अभाव के कारण जो है श्रमिक की कुशलता एवं उत्पादकता हतोत्साहित होती है। श्रमिक की मजदूरी का निर्धारण उसकी उत्पादकता के आधार पर न होकर बल्कि कहाँ होता है, सरकार द्वारा स्वयं न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मजदूरी का निर्धारण करते हैं, जिसके कारण जो है श्रमिक में आर्थिक प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का अभाव उनकी कुशलता एवं उत्पादकता के प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला है लाल फीताशाही एवं नौकरशाही के दोष उपस्थित हो जाते हैं। तो समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में लाल फीताशाही एवं नौकरशाही के दोषों से ग्रसित है। उत्पादन के क्षेत्र में नियोजन के विभिन्न चरणों का निर्धारण जो है सरकारी तंत्र एवं उसके अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में उतनी कुशलता से संपन्न नहीं हो पाती है जितनी कुशलता से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपन्न होती है। तो यह भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही एक अवगुण है इसका समाजवाद का। यह समाजवादी आर्थिक प्रणाली। अगला है अवगुण उपभोक्ता की प्रभुता की समाप्ति। इसमें है समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक शक्तियां सरकारी हाथों में केंद्रित होने के कारण उत्पादन संबंधी सभी निर्णय जो है स्वयं सरकार करती है तथा उपभोक्ता को चयन की स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, यह सब जो है सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए उपभोक्ता की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है और सरकार का एकाधिकार देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी अवगुण के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि समाजवादी आर्थिक प्रणाली में केंद्रीय नियोजन होने के कारण उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्रियाओं का संचालन योजना के अनुसार कार्य करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। अगला है उत्पत्ति के साधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग। तो उत्पत्ति के साधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, जैसे समाजवादी आर्थिक प्रणाली में केंद्रीय नियोजित सत्ता स्वयं उत्पादन की मात्रा, किस्म, क्षेत्र, वितरण एवं कीमत आदि का निर्धारण करती है, जिससे कुशल आवंटन हेतु समाजवादी आर्थिक प्रणाली में कोई स्वचालित यंत्र नहीं होता है। एक का मानना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति साधनों के वितरण का जो आधार को मनमाना एवं अविवेकपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार से अगली विशेषता में पूंजी निर्माण प्रक्रिया हतोत्साहित होती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी संसाधनों पर सरकारी अधिकार होने के साथ साथ सरकार ना तो पूंजी निर्माण की अनुमति देती है और ना ही व्यक्ति प्रेरणा की अनुमति देती है, जिससे पूंजी निर्माण में सहयोग नहीं होता है। इस प्रकार से पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की भांति जो है समाजवादी आर्थिक प्रणाली में पूंजी निर्माण की दर अपेक्षाकृत बहुत कम रहती है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया अच्छी रहती है और समाजवादी आर्थिक प्रणाली में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दासता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दासता का मार्ग प्रशस्त होने का मतलब हुआ कि समाजवादी प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यावसायिक स्वतंत्रता एवं उपभोक्ता की प्रभुसत्ता जो है समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपने जीवन यापन एवं आजीविका के लिए सरकार पर आश्रित हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं दासता का मार्ग खुल जाता है। एक प्रकार से सरकार की ओर देखते रहते हैं कौन कौन सी योजनाएं सरकार चलाएं, किससे कितना उनको लाभ होगा। इस प्रकार से समाजवादी आर्थिक प्रणाली की परिभाषा, विशेषता, गुण एवं दोष का अध्ययन करने के बाद जैसे पता चलता है कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली जो है
अनेक गुणों से संपन्न होते हुए भी दोषपूर्ण या दोष मुक्त है, दोष मुक्त नहीं है, दोषपूर्ण है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की तरह यह प्रणाली भी अनेक कमियों एवं दोषों को अपने आप में समेटे हुए है। पूंजीवादी एवं समाजवादी आर्थिक प्रणाली का यदि विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट है कि दोनों प्रणालियों में कोई भी प्रणाली अपने आप में पूर्ण नहीं है, किंतु तुलनात्मक रूप से यदि विश्लेषण किया जाए तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी की तुलना में अधिक सफल एवं विकसित हुई है। इस सफलता का कारण जो है समाजवादी प्रणाली की अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना का होना है। साथ ही पूंजीवाद के दोषों एवं शोषण मुख्यतः आर्थिक विषमताएं, वर्ग संघर्ष, अन्याय, शोषण, अत्याचार आदि से जनमानस को मुक्ति दिलाने में समाजवादी आर्थिक प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाजवाद की इस विशेषता के कारण अल्प कल्याण या अल्प समय में यह प्रणाली अनेक देशों में विकसित हो गई है। इस प्रकार से जहाँ पूंजीवाद सफल होता है, वहाँ जहाँ पूंजीवाद जो है असफल होता है, वहाँ समाजवाद सफल होता है। इस प्रकार समाजवाद जो है पूंजीवाद के दोषों को दूर करने का एक साधन है। यदि समाजवाद आर्थिक प्रणाली को यदि समाजवादी आर्थिक प्रणाली को समाज की मौलिक मान्यताओं के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाए तो समाजवाद की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है या समाजवाद बहुत आगे जा सकता है। बहुत सारे देशों में समाजवादी आर्थिक प्रणाली लागू है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे वह होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां समाजवाद एवं पूंजीवाद दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सह अस्तित्व पाया जाता है, या कह सकते हैं जहां दोनों अर्थव्यवस्थाएं साथ साथ काम करती हैं। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें।